हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की एंथ्रोपोलॉजी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डे 5 सोसाइटी। हर बार हर एक लेक्चर में हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी आपसे टॉपिक डिस्कस किया जाए कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वहाँ बात की जाए, सो दैट बाय एंड ऑफ द लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप किसी भी तरह के टीडियस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाए। आज बिफोर आई स्टार्ट सोसाइटी मेरी आपसे सिंसियर जो एक बात मैं कहना चाहूँगी, दैट इज़ कि बिफोर यू स्टार्ट सोसाइटी आप इंश्योर कीजिए कि आपने जो है डे 3 कल्चर देख लिया हो, डे 4 सिविलाइजेशन देख लिया हो, बिकॉज बहुत ही ईजी होता है अगर हम कॉन्सेप्ट्स को सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक है जी। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद सोसाइटी। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी की टर्म्स में तो नहीं सोचते, हम एक जनरल पार्लेंस की बात करते हैं। सोसाइटी को कभी कभी हम रेजिडेंस की टर्म में देख लेते हैं कि समबडी से स्टेज इन दैट XYZ सोसाइटी, तो आप कह देते हो ABC इज एसोसिएटेड विद दैट सोसाइटी। कभी हम लेट्स से कि बहुत सारे लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, किसी क्लब का पार्ट होते हैं, तो जनरल पार्लेंस में हम कह देते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ दिस XYZ सोसाइटी। लेकिन क्या एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से भी यही सोसाइटी है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द बेसिक एजेंडा ऑफ द डे इज आप ये समझें कि एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी को किस तरह से देखता है। क्या एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी वो है जो आपको बताती है क्या करना चाहिए, या एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी कुछ और है, राइट? ये चीज़ समझते हैं। नाउ हमेशा की तरह बहुत सिंपल सा वे फॉरवर्ड रहेगा, रादर आगे हम पढ़ेंगे एक इनफॉर्मल अप्रोच रहेगी जहाँ पे आई ट्राई टू एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट सो दैट आप खुद डिराइव कर सकें कि फॉर्मली आपको आंसर में क्या लिखना है। तो हम इनफॉर्मल अप्रोच से शुरू करते हैं, हम थ्योरीज से शुरू करते हैं। सो रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड सोसाइटी पे 2 थ्योरीज है। यूजुअली दिस इज स्टडीड आफ्टर यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट, बट आई वांट टू डील विद दिस थ्योरी फर्स्ट सो दैट जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है थ्योरी का वो आपको समझ में आए और आप यहाँ से डिराइव कर सके कि इस थ्योरी के हिसाब से बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से स्टडी करती है। अगर आप इन दोनों थ्योरीज को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे इनमें से कुछ थ्योरीज पॉलिटिकल साइंस में किसी और तरीके से पढ़ी जाती हैं, राइट? आप देखोगे फिलोसफी में भी इन थ्योरीज को पढ़ा जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज 2 थ्योरीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, दीज थ्योरीज टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड सोसाइटी। तो 2 थ्योरीज जो है, एक है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एक है आपकी ऑर्गेनिक थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है? सोसाइटी का क्रिएशन कैसे हुआ कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आए, उन्होंने एक अग्रीमेंट पे, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कि किस तरह से सोसाइटी होगी और वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया उसी तरीके से सोसाइटी जो है फंक्शन करती है, राइट? अब बिफोर आई गिव यू द एंटायर आइडिया, आपको ये पता होना चाहिए कि ये थ्योरी किसने दी है। तो द थ्योरी वाज गिवन बाय हॉब्स, लॉक एंड रूसो। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर थिंकर किसी थ्योरी की बात करता है, दे विल ऑलवेज बी अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स, राइट? कि उन्होंने किस तरह की सर्कमस्टांसेस देखे। नाउ दैट इज द सेम केस विद हॉब्स एंड लॉक। नाउ हॉब्स के समय में बेसिकली इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी। तो इंग्लिश सिविल वॉर में क्या देखा इन्होंने कि बहुत ही ज़्यादा केओस था, बहुत ही ज़्यादा जो है मैन इन अ स्टेट ऑफ नेचर था। इन्होंने देखा कि जो उस समय के मोनार्क थे ही वाज किल्ड, मोनार्क के जो सन थे ही वाज सेंट इनटू एक्साइल। तो हॉब्स के हिसाब से मैन इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, राइट? इनका कोई बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन नहीं है मैन के बारे में। ही हैड वेरी पेसिमिस्टिक ओपिनियन ऑफ मैन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट ही हैड सीन। तो इनके हिसाब से एक सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, इनके हिसाब से इंडिविजुअल शुड हैव कम टुगेदर, दे शुड हैव साइंड एन एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड अ सिनेरियो जहां पर कि 2 चीजें हों। अब क्या क्या 2 चीजें हों? इनके हिसाब से नेचुरल लॉ तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। नेचुरल लॉ क्या होता है कि जनरली आपको पता है कि कैसे चीज होनी चाहिए, मे बी मोरालिटी के हिसाब से, किसी और चीज के हिसाब से, बट कोई रिटन लॉ नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट? जो इंसान को पता है उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो इनके हिसाब से नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैन जो है उसका
इनके पास बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक व्यू है। इनके हिसाब से तो मैन हमेशा एट द स्टेट ऑफ वॉर ही है। तो इनके हिसाब से कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, एक सेट पैटर्न ऑफ सोसाइटी नहीं है जो कि एग्जिस्ट करती है। तो इन्होंने दो चीज़ें बोली। इन्होंने बोला कि दो चीज़ें पैरेलली होनी चाहिए, राइट। क्या क्या होना चाहिए? एक तो सोसाइटी की क्रिएशन हो, राइट। सोसाइटी की क्रिएशन के साथ साथ इन्होंने बोला एक ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होनी चाहिए जो कि जो नेचुरल लॉ है उसको जो है और आगे बढ़ाए, जो सोसाइटी को क्या करे, गवर्न करे। सो द इंटायर आइडिया ऑफ कमिंग अप विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ना, आप डिफरेंट जगह डिफरेंट चीज़ें पढ़ोगे। सम पीपल से कि बिफोर एक सोसाइटी बनी देयर वाज अ स्टेट ऑफ अनार्की, राइट। बहुत ज़्यादा अनार्की थी। कई लोग कहते हैं डिविनिटी बहुत ज़्यादा थी कि चर्च की ही मानी जाती थी। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था दुनिया में। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, कहा जाता है कि उस स्ट्रक्चर को लेके आई, राइट। और वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना? अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पीपल केम टुगेदर, इंडिविजुअल्स केम टुगेदर, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट बना और उन्होंने सोसाइटी की बात की। हॉब्स का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? हॉब्स कहते हैं कि सोसाइटी तो बने ही बने, राइट, पर साथ साथ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी भी बने जो उस पूरी सोसाइटी को गवर्न करे। अब लॉक की बात करते हैं। लॉक हैड ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ मैन। व्हाई? इनके समय पे हुई ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में इन्होंने क्या देखा कि जो मोनार्क है उनको आम जनता ने कहा कि हमें आप की पॉलिसीज पसंद नहीं है, प्लीज आप चले जाइए। एंड मोनार्क ने जो है उनकी बात मानी एंड ही लेफ्ट द थ्रोन। तो इनके हिसाब से इन्होंने बोला, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू, कि मैन जो है बहुत ही ज़्यादा मॉरल बीइंग है, राइट। इन्होंने कहा कि मैन जो है एट द स्टेट ऑफ वॉर रहता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मोरालिटी को फॉलो करता है। एंड इन्होंने कहा इसीलिए एवरीबडी शुड कम टुगेदर, क्रिएट अ सोसाइटी। पर इन्होंने सोसाइटी की क्रिएशन की बात पता है क्यों की? अगर इनको लग रहा था कि मोरालिटी है ही है तो क्रिएशन ऑफ सोसाइटी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये इस बात को रिकग्नाइज करते थे कि मैन डेफिनेटली मॉरल है, लेकिन हमेशा ही कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि शायद नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जो शायद मोरालिटी को फॉलो नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला उन कुछ एलिमेंट्स को केटर करने के लिए लेट एवरीबडी कम टुगेदर, क्रिएट अ सोसाइटी, राइट। लेकिन इन्होंने बोला कि पहला स्टेप आपका सोसाइटी को क्रिएट करने का है, लेकिन सेकंड स्टेप पता है इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला हम एक गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, राइट। और सोसाइटी के पास इतनी पावर होगी कि अगर उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही तो वो जो है इन लॉज को, जो भी गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, उनको क्या कर सकते हैं? रिपील कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो लॉक ने भी अपने तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर देने की कोशिश की कि सोसाइटी में लेट इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, साइन ए म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड क्रिएट अ सोसाइटी अलॉन्ग विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। हॉब्स ने भी सोसाइटी को ही क्रिएट करने की बात की थी कि आम आदमी को एक साथ आना जरूरी है, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करना जरूरी है, प्लस पैरेलली एक पॉलिटिकल अथॉरिटी भी बनाई जाए जो उस सोसाइटी को गवर्न करे, राइट। अब ये दोनों काफी ज्यादा बिकॉज अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस थे, इन्होंने अकॉर्डिंगली उस तरह से जो है थ्योरी की बात की। सिमिलरली रूसो ने कहा कि एक कम्युनिटी बनाई जानी चाहिए लोगों को मिला के, राइट। सभी लोग एक साथ आके एक कम्युनिटी बनाए जिनका बेसिक एजेंडा क्या हो? लोगों का कॉमन गुड करना, राइट। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं इन तीनों ने इस चीज की बात की है कि इंडिविजुअल्स को एक साथ आना चाहिए, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट को साइन करना चाहिए, एंड देन देयर शुड बी ए सोसाइटी। अब मैंने आपको क्या बताया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का क्यों बनाई जाने लगी? बिकॉज कई जगह कहा जाता है कि उससे पहले एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, अनार्की थी। कई जगह आप पढ़ेंगे कहा जाता है कि चर्च बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। तो एक पूरा स्ट्रक्चर इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से ही बनाया गया। दूसरी जो थ्योरी है यहाँ पे, दैट इज ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी में हर्बर्ट स्पेंसर जो है सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म से जो है कंपेयर करते हैं। पहले भी सोसाइटी को जो है ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया गया है, आप देखोगे कहीं ना कहीं प्लेटो का भी इन पे जो है काम है, बट हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करेंगे। ये दो चीज़ें हैं जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी के लिए ज़रूरी है।
ना सोसाइटी को उन्होंने ऑर्गेनिज्म से कैसे कंपेयर किया, इन्होंने कहा जिस तरह से ऑर्गेनिज्म पहले यूथ स्टेज में होता है देन ओल्ड होता है, सोसाइटी के भी फेजेस हैं, राइट। सोसाइटी भी यूथ पे है, मेच्योर हो रही है, ओल्ड हो रही है, राइट। ऑर्गेनिज्म जिस तरह से पहले सिंपल होता है फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसी तरह से सोसाइटी भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रही है। फिर उन्होंने कहा जैसे ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गन का अपना अलग रोल है और हर एक ऑर्गन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, उसी तरह पे सोसाइटी में भी हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अलग रोल है और हर एक इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, अगर मान लो उनके लिम्स काट दिए जाएं तो भी जो है उस ऑर्गेनिज्म पे डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सिमिलरली अगर सोसाइटी का कोई इंस्टीट्यूशन हटा दिया जाए, कोई ऑर्गन हटा दिया जाए, तो सोसाइटी पर भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिकली जैसे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है वैसे ही सोसाइटी भी धीरे धीरे इवॉल्व हुई, राइट। तो इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि सोसाइटी का बहुत ही फंक्शनल तरीके का अप्रोच लिया कि हर चीज़ का जैसे ऑर्गेनिज्म में फंक्शन होता है, सोसाइटी का भी वैसे ही अपना अपना हर चीज़ का फंक्शन होता है, राइट। और ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे ऑर्गेनिज्म में ब्रेन होता है, ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या होगा, राइट। उसी तरह से सोसाइटी में पीपल हु थिंक, पीपल हु वर्क, फॉर एग्जाम्पल थिंकर्स या डॉक्टर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स, ये ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं सोसाइटी के, राइट। अब इस पूरी थ्योरी को बताने का एजेंडा क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी हम रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड सोसाइटी की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम दो पैरामीटर्स की बात करते हैं। पहला पैरामीटर है स्ट्रक्चर, कि कहीं ना कहीं सोसाइटी और मैन को इंटरैक्ट करने के लिए, इनके रिलेशनशिप के लिए स्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से जो है चीज़ें गवर्न होंगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम यहाँ से सीखे हैं कि हमेशा फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसका क्या फंक्शन है, कौन किस तरह से सेट होता है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि जब भी आपको सवाल किया जाए कि एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी क्या है, तो एक क्लियर सिंगल डेफिनेशन नहीं है। सम थिंकर्स सी सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि सोसाइटी बेसिकली एक स्ट्रक्चर बताती है कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए। On the contrary, there are certain thinkers who think about society in terms of function, कि सोसाइटी फंक्शन की बात करती है कि किस तरह से किसका क्या काम होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर बता रहा है किस तरह से चीजें होंगी, राइट, क्या आपके लॉज होने चाहिए, क्या आइडियल्स होने चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। फंक्शन बताता है उन इंस्टीट्यूशन का बेसिकली काम क्या है, राइट। तो इससे आपको क्या पता लगता है, अब हम फॉर्मल अप्रोच पे वापस आते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर दी डेफिनेशंस ऑफ society, or what is the definition of society in anthropology, you will say there is no single definition of society in anthropology. There are two viewpoints which should be considered. पहला व्यू पॉइंट है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर्टन पीपल फॉलो द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। वो कहते हैं कि सोसाइटी इज ऑल अबाउट सोशल हेरिटेज, राइट। हेरिटेज क्या होता है, जो हमें पहले से मिला होता है, राइट, कि सेट ऑफ रूल्स क्या रहेंगे, क्या मोरालिटी रहेगी, क्या आइडियल्स होने चाहिए सोसाइटी के, राइट, उन पे बात करते हैं। But then there are certain people who believe in the functional view of the society, कि सोसाइटी बेसिकली फंक्शंस के बेसिस पे काम करती है, हर एक का फंक्शन क्या है और वो एक दूसरे के फंक्शन से एक दूसरे की तरफ रेसिप्रोकेट कैसे कर रहे हैं, दैट्स इट, राइट। तो जब भी आप सोसाइटी की बात करोगे, आपने कभी भी लेमैन की टर्म्स में नहीं समझना, आपने थ्योरीज को याद करना है। और आपको एक और चीज जिससे आप याद रख सकते हो इज आईएफएस। आईएफएस के लिए प्रिपेयर करते हो, जो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, आप एफएस याद रखोगे। सो देयर आर टू व्यू पॉइंट्स, टू पॉइंट ऑफ व्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी, एफ फॉर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एस फॉर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या था समझने का, कि आपको पता होना चाहिए दो तरह के व्यू पॉइंट्स हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, यू हैव टू टॉक अबाउट पीपल, यू हैव टू टॉक अबाउट द थिंकर्स, कि किसने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और क्या डेफिनेशन दी है, किसने स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो किया और क्या डेफिनेशन दी है। तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को जो है कोले फॉलो करते हैं, एंड ही सेज सोसाइटी क्या है, सोसाइटी एक ऐसा
कॉम्प्लेक्स सिनारियो है जो किसी भी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज एसोसिएशंस में बांटता है और एसोसिएटेड इंस्ट्रक्शंस भी देता है। तो देख रहे हो आप कम्युनिटी की बात कर रहे हो, कम्युनिटी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल। एक कम्युनिटी में जब आप ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस बनाओगे, जब आप कम्युनिटी के इंस्ट्रक्शंस बनाओगे, बेसिकली जब आप उसके स्ट्रक्चर पे काम करोगे कि चीजें किस तरह से होनी चाहिए, दैट इज व्हाट सोसाइटी इज ऑल अबाउट। तो कूले के हिसाब से सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट। तो आपने देखा कूले ने स्ट्रक्चर की बात की है। जब आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करोगे तो यहां पे हर एक का फंक्शन की बात होगी। तो ली को क्या कहते हैं कि सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है, सोसाइटी सिर्फ की पॉलिटी कैसी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज मोर देन दैट। It is where people are bound by their relations. It is where people are bound by their functions, their collective activities. Collective activities का क्या मतलब है? Their functions, their reciprocations, कि वो एक दूसरे के साथ कैसे interact कर रहे हैं, right? So whenever you talk about anthropology की terms in society, you will say there is no single definition of society. आपने एंथ्रोपोलॉजी में हमने शुरू में भी पढ़ी थी, हमने कहा था दिस इज अ होलिस्टिक स्टडी। होलिस्टिक स्टडी का क्या मतलब है? हर एक तरीके से वाइडर व्यू पॉइंट मिल रहा है एंथ्रोपोलॉजी में आपको सोसाइटी का। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कूले ने फॉलो किया। इन्होंने कहा जब भी आप कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज एसोसिएशन में इंस्ट्रक्शन की टर्म्स में देखोगे, दैट इज व्हेन इट विल बी कॉल्ड अ सोसाइटी। और जब आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करोगे, लीकॉ कह रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है सोसाइटी। सोसाइटी इज वेयर मेन आर बाउंड बाय देयर रिलेशनशिप्स, देयर कलेक्टिव एक्टिविटीज, देयर फंक्शंस टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है जी, सिंपल था। अब अगली चीज आपको पता होनी चाहिए, एक सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सभी इजीली लिख देंगे। एडिशनल मार्क्स कब मिलते हैं? जहां आप कुछ जगहों पे you will quote the name of people who have actually said these things. ठीक है, this is what is going to fetch you extra marks. Now, what are the characteristics of society? Society is a web of social relationships, मकाइवर कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। वैसे तो आपको जनरली भी पता लग गया है पढ़ते ही कि सोसाइटी में डेफिनेटली डिफरेंट रिलेशनशिप्स होंगे। मैं आपको बहुत अच्छा कल्चर से एसोसिएटेड एग्जाम्पल देती हूँ। जब हमने कल्चर पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था, एक मैन को पता है कि उसका कल्चर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग को पता है उसका कल्चर क्या है, बिकॉज उन्हें बताया गया है, राइट। जब भी हम कल्चर की बात करते हैं, सो मैन डजंट नो कल्चर जस्ट बिकॉज ही वाज बोर्न एज अ मैन, राइट। अ पर्सन नोज अबाउट कल्चर बिकॉज ही हैज बीन और शी हैज बीन टॉट दैट वे। कल्चर आपको सिखाया गया है। सो बेसिकली कौन सिखा रहा है आपको कल्चर? फैमिली, राइट। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। फैमिली आपको कल्चर सिखा रही है, राइट। हर एक चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है। सो बेसिकली सोसाइटी में क्या है? अल्टीमेटली डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। सोसाइटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है? बिकॉज देयर इज अ वी फीलिंग दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टुगेदर। हम सबका एक अलग फंक्शन है, हम सबका एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें बताया गया है। नेक्स्ट, दोनों को आप एक साथ समझोगे। मकाइवर कह रहे हैं सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, एक जैसी चीजें, बट सोसाइटी ऑल्सो इंप्लाइज डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटीज क्या होती हैं? जनरल पार्लेंस में तो हम कह देते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब इक्वल सोसाइटी, बिल्कुल भी नहीं। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है जहां पे एक्सेस टू रिसोर्सेज हर एक को सिमिलर है, राइट। सेम सेट ऑफ रूल्स हैं, सभी जो लोग हैं उनको हर एक चीज का एक्सेस जो है सिमिलर है, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंस कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी के एप्टीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, लोगों के डिवीजन ऑफ लेबर में डिफरेंस हो सकता है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैं और आप एक सोसाइटी का पार्ट है, राइट। नाउ हम दोनों का एक्सेस टू दी रिसोर्सेज या एक्सेस टू अ सर्टेन जॉब सिमिलर है। आपको भी एक्सेस है, मुझे भी एक्सेस है, लेकिन हो सकता है आपका एप्टीट्यूड मेक्स यू मोर क्वालिफाइड फॉर द जॉब एंड माय एप्टीट्यूड मेक्स मी लेस क्वालिफाइड फॉर द जॉब। इसका मतलब है देयर इज लाइकनेस, राइट। जो कॉन्शियसनेस है दैट इज सेम, जो आपको चीजें मिल रही हैं वो सारी सेम है, राइट। लेकिन
कुछ डिफरेंसेस भी हैं which can be in terms of aptitude or not, right? So this is what it means when it says कि सोसाइटी में लाइकनेस भी है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी रहेंगे, बिकॉज ऑल्दो मुझे और आपको एक्सेस टू द सेम रिसोर्सेज थे, एक्सेस टू द सेम जॉब था, लेकिन आपका एप्टीट्यूड बेटर था, आपको जो है यू वर मोर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तीसरी चीज जो आप अगेन साथ में पढ़ोगे, 2 पॉइंट्स हैं, इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन। यहाँ पे ना इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट? आप देखोगे कई सोसाइटीज में फैमिलीज को आगे बढ़ाने के लिए मैरिज बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। ऑल्दो मैरिज आपका सेपरेट चैप्टर है और आप पढ़ोगे डिफरेंट कम्युनिटीज़ मैरिज को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करती हैं, राइट? लेकिन मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है फैमिलीज को आगे बढ़ाने के लिए। द आइडिया बीइंग थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? ऐसा नहीं है कोई भी जो पार्ट है सोसाइटी का वो अलग नहीं है, हर एक का अपना एक फंक्शन है और फंक्शन की वजह से चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन आखिरी पॉइंट कहता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब है कि हमेशा ही मैन की एग्जिस्टेंस में उनका आइडिया क्या रहता है, डिस्ट्रक्शन का तो नहीं रहता है, एक पीसफुल लाइफ का आइडिया रहता है, पीसफुल एग्जिस्टेंस का आइडिया रहता है। तो कोऑपरेशन क्यों होगी? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अवॉइड म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिवनेस। ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बने? पहला बहुत सिंपल है, आपको पता है कि सोशल रिलेशनशिप्स ही रहेंगे। दूसरा क्या, आप इगैलिटेरियन सोसाइटीज का एग्जांपल याद रखोगी, लाइकनेस होगी, एक्सेस टू रिसोर्सेज सेम है लेकिन डिफरेंसेस भी होंगे, कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कैन बी इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड एंड व्हाट नॉट। इंटरडिपेंडेंस ऑफ कोऑपरेशन आप कैसे याद रखोगे? इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि चीजें एक दूसरे पे, इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे पे हमेशा ही डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है सोसाइटीज में कोऑपरेशन हो ताकि सोसाइटीज डिस्ट्रक्ट ना हो जाए। ठीक है। तीसरा टॉपिक जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक है जो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि अगर आपसे पूछता है कि आप थ्योरीज बताइए रिलेशनशिप ऑफ मैन इन सोसाइटी में, तो ये 2 थ्योरीज हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो आप डेफिनेटली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात कर सकते हैं कि जब भी मैन एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप की बात होगी तो वहां पे इन सब की शुरुआत कैसे हुई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुई, जहां पे इंडिविजुअल्स केम टुगेदर, दे अग्री टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड हाउ सोसाइटी वुड बी एंड दे क्रिएटेड अ सोसाइटी। ऑर्गेनिक थ्योरी में आप क्या कहोगे? रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप, इट सोसाइटी इज जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गेनिज्म में अगर हम कोई फंक्शन ना करें, कोई लिम्स काट दिए जाएं, तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, सोसाइटी को भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। तो यहाँ से बेसिकली हमने ये डिराइव किया था कि सोसाइटी को जब भी आप देखें, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर देखें कि पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या करेगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट आप ये भी देखें कि हर एक का फंक्शन क्या है। एंड इफ देयर इज नो फंक्शन, कोई भी इंस्टीट्यूशन का फंक्शन जो है अगर नहीं पूरा होता तो इट विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? एंड देन वी डिड स्टडी अबाउट डेफिनेशन। 2 डेफिनेशंस हैं, 2 तरह के व्यू पॉइंट्स हैं फॉर दिस एंटायर थिंग। एक है आपका फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक है आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हमने डेफिनेशंस भी देखी हैं, देन वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो द एंटायर आइडिया वाज कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगे कि जब भी यू इंटरप्रेट सोसाइटी, you interpret society not only as per their functions and only their structures, rather it should be collective interpretation where आप structural और functional organization दोनों की terms में सोसाइटी को देखने की कोशिश करें। तो जब भी आप बात करते हो ना कि एंथ्रोपोलॉजी की बहुत अच्छी बात यह है कि एक होलिस्टिक स्टडी करती है। दिस इज व्हाट होलिस्टिक स्टडी मीन्स कि यू डोंट एनालाइज ए सोसाइटी जस्ट फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव बट एवरी पॉसिबल पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। आई होप वी कुड कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन। तो कोशिश यही रहती है हर बार कि आपको कोई ना कोई टॉपिक हर बार लेके आया जाए, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ली जाए। तो कोशिश आप कीजिए कि Day 3 और Day 4 को भी आप देखें, राइट? और आप देखेंगे कि आपको बहुत और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि चीज़ें किस तरह से। इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर इन सीक्वेंस 3, 4, 5 आप देखोगे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी होगी। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। हर हफ्ते हमारी कोशिश यही रहती है कि और भी लेक्चर्स आपके लिए लेके आए। तो आई होप यू बीन एबल टू कंट्रीब्यूट एनीवे इन योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट दोस्तों। बाय बाय।